Quantum number. Now what is quantum number? Quantum number basically, these are numerical values. Numerical values, 0, 1, 2, 3, 4. These are numerical values. Okay? Which basically describe the behavior of electron in an atom. These are numerical values which explains the behavior of electron in an atom. किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो हिंट्स है, जो न्यूमेरल्स वो हम यूज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स कहा जाता है. ठीक है? क्वांटम नंबर्स न्यूमेरल्स की मदद से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करेंगे. कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ये आपको देगा. क्वांटम नंबर बेसिकली गिव यू द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द कंप्लीट एड्रेस, इट्स बिहेवियर. ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, कहां पे है ये, ठीक है, किस वेलोसिटी से ये जा रहा है, इसी तरह इसकी स्पिनिंग क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कितने ओरिएंटेशंस में ये इलेक्ट्रॉन, इसकी पॉसिबिलिटी है, स्पेस में किस तरह ये मौजूद है, ये सारा सब कुछ हम क्वांटम नंबर्स की मदद से जान सकते हैं. अब क्वांटम नंबर्स जो है, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. इसमें एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. अब इसमें जो पहले 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और साथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे आर द डायरेक्ट derivations of the Schrodinger wave equation. जो Schrodinger wave equation है, उससे ये तीनों अखज़ किए गए हैं. और जो लास्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मूवमेंट है, उससे स्पिन क्वांटम नंबर को डिराइव किया गया है. ठीक है? अब हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीम्यूथल क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. ठीक है? तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ. नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहले तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल n से हम इसको डिनोट करते हैं. और इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. n के बराबर होगा और ये n जो है, ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक आप जा सकते हैं. It can have any integral value from 1 to infinity. सही है? और किस चीज कंसिडर करते हैं? ठीक है? नाउ अब ये जो न्यूमेरल वैल्यूज हैं, इनको हम अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो 1 है, इट रिप्रेजेंट द k, यानी फर्स्ट शेल. When n is equal to 1, it will be the k shell, the first shell. ठीक है? जो 2 है ये L होगा, जो 3 है ये M होगा, जो 4 है ये N होगा, एंड सो ऑन. इस तरह 1, 2, 3, so it will represent K, L, M, N. और ये N की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट, इसको रिप्रेजेंट करता है. If n is equal to 1, it's the first shell. If n is equal to 2, it's the second shell. If n is equal to 3, it's the third shell. ठीक है? अच्छा, n की वैल्यू हमें बताती है about the distance of the electron from the nucleus. इस चीज के बारे में बताती है, distance of electron
फ्रॉम द कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, रेडियस क्या है। सही है। बोर्ड्स मॉडल में आपको याद होगा हमने जो हाइड्रोजन के लिए पढ़ा था वो क्या था, R is equal to 0.529 into n square। तो ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेसिकली। If this is 1, take the square of the 1 multiplied with 0.529 which is a constant value for hydrogen। ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड शेल है तो n2 के बराबर आ जाएगा, अगर थर्ड शेल है n3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। नाउ n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इतना ज्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस के साथ इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। अगर आपको याद हो तो हमने जो बोर्ड मॉडल में एनर्जी की डिराइवेशन की थी वहां पर भी हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो इक्वेशन क्या था हाइड्रोजन के लिए, इज इक्वल टू -13 12.36 और क्या था n स्क्वायर था इनटू किलोजूल पर मोल। ठीक है। तो यहां पे भी वंस अगेन n आ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है। सही है। सो n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, n की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। सही है। तो ये एक और इंफॉर्मेशन है जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इससे हम किसी ऑर्बिट की कैपेसिटी के बारे में मालूम कर सकते हैं। We can find about the capacity of an orbit। ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिट इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। नाउ इसको हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर फार्मूला। 2n स्क्वायर फार्मूला। अब 2n स्क्वायर में n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। अगर आपके पास k शेल है तो k के लिए n किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 into 1 square which is equal to 2। इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में नहीं आ सकते। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास L है, L के लिए n 2 के बराबर है, सो आपके पास आ जाएगा 2 into 2 square। सो 2 स्क्वायर 4 आ जाता है, 4 into 2 के पास 8 आ जाता है। सो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी, 8। तो सेकंड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसी तरह इफ यू हैव m शेल, n will be equal to 3, so 2 into 3 स्क्वायर क्या आएगा, 18 आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। एंड सो ऑन। n की जगह पे आप नंबर ऑफ शेल पुट करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी उस ऑर्बिट की आएगी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। अच्छा, इसके बाद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर। सही है। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर या सब शेल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है बार-बार।
ठीक है। सो एंगुलर और एजिमुथल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय एल। स्मॉल एल जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये एजिमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, सही है। अब एल की जो वैल्यू है, ये एल यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, एल हमेशा किस चीज के बराबर होगा? एल जो है ये n-1 के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा? n-1 के बराबर होगा। अब इसमें ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी नंबर ऑफ शेल है। अब देखें, अगर आपके पास k शेल है तो k शेल के लिए n किस चीज के बराबर है? 1। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल में l किस चीज के बराबर होगा? उसके लिए l की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 - 1 which will be equal to 0। अगर आपके पास n is equal to 2 है, ये l शेल है, राइट? सो l will be equal to 2 - 1 which is equal to 1। इसी तरह अगर l आपके पास m है, अगर आपके पास शेल, ठीक है, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। l will be equal to 3 - 1 which is equal to 2, राइट? इसी तरह अगर आपके पास n है तो इसके लिए स्मॉल n 4 के बराबर होगा। सो l जो है that will be 4 - 1 which is equal to 3। नाउ l की वैल्यू आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है, देखें, या 0 होगी या 1 या 2 या 3, ठीक हो गया। अब जो इंफॉर्मेशन है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है? जो मेजर इंफॉर्मेशन है, इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल प्रेजेंट इन अ शेल। शेल के अंदर कितने सब शेल जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब जो ये 0 की जो वैल्यू है, ये 0 रिप्रेजेंट करता है S सब शेल को। किस चीज को? S सब शेल, ठीक है। ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है P सब शेल को। जो आपके पास 2 है, 2 रिप्रेजेंट करता है D सब शेल को। इसी तरह 3 जो है ये रिप्रेजेंट करता है F सब शेल को। So azimuthal quantum number tells us about the subshell present in a shell, कि शेल के अंदर सब शेल कितने हैं और कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो अगर 0 है इनकी वैल्यू, इसका मतलब है कि S है। अगर 1 है तो इसका मतलब है P है। अगर 2 है इसका मतलब है D है। अगर 3 है इसका मतलब है F है, ठीक है। अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है, इसमें सिर्फ S होगा। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, इसमें S और P दोनों होंगे। अगर आपके पास 3 है, इसमें S P D तीनों होंगे। अगर आपके पास n 4 है तो S P D F चारों होंगे, याद होगा, सही है। अब ये जो S है ये बेसिकली शार्प से आया है, S इज फ्रॉम द शार्प। P जो है ये प्रिंसिपल से आया है। D जो है ये डिफ्यूज्ड से आया है। F जो है ये फंडामेंटल से आया है। और ये जो फंडामेंटल या डिफ्यूज्ड या प्रिंसिपल या शार्प, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, इसकी बुनियाद पे S P D F ये नाम रखे गए। अच्छा, L जो है मजीद कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देता है? न सिर्फ ये हमें टाइप के बारे में बताता है कि कौन सा टाइप सबशेल मौजूद है, बल्कि इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ द सबशेल। शेप ऑफ सबशेल के बारे में भी बताता है। अगर आपके पास L 0 है तो ये S होगा, और S सबशेल हमेशा क्या होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होगा? स्फेरिकल होता है, ठीक है। स्फेरिकल 3 डायमेंशनली जो आपके पास गोल होता है उसको हम स्फेरिकल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास L 1 के बराबर है, ये P सबशेल होगा, और P सबशेल जो है ये क्या होता है? ये डम्बल शेप होता है, इस तरह। डम्बल जानते हैं ना, जेब में जो आप यूज करते हैं, वो वेट जो आप उठाते हैं वो डम्बल, ठीक है।
सही है, कुछ तो में वो बच्चों के लिए चढ़चढ़ा ही होता है। दैट्स आल्सो डंबल, राइट। सो डंबल शेप ये पी का होगा, सही है। जो आपके पास डी सबशेल है, डी सबशेल सॉसेज शेप होगा, सॉसेज, या इसको आप डबल डंबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डबल डंबल है इस तरह, दो डंबल्स हैं जुड़े हुए, सही है। और जो इसके बाद एफ है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। That is very complicated. I have included this in my upcoming guide, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं आपके कोर्स में ये डिस्कस हुआ है, राइट। अच्छा, सो तीन किस्म के शेप्स आपने जरूर याद रखने कि एस जो है वो स्फेरिकल है, पी जो है वो डंबल है, और डी जो है वो सासेज है, राइट। अच्छा, मजीद हम azimuthal quantum number से किस किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? So it also tells us about the number of the electrons, the capacity of the subshell, कि सबशेल की कैपेसिटी क्या होगी, बात समझ में आ रही है। So next जो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ सबशेल। तो कैपेसिटी ऑफ सबशेल के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे दैट विल बी 2 into 2l plus 1, 2 into 2l plus 1, ठीक है। तो 2 into 2l plus 1, अब देखें अगर आपके पास s सबशेल है तो s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0 है। तो s के लिए आप क्या करेंगे? 2 into 0 plus 1, तो 2 into 0 0 आ जाता है, 0 plus 1 1 आ जाता है, 1 into 2 2 आ जाता है। So there will be only 2 electron in the s subshell, ठीक हो गया। अगर आपके पास p सबशेल है तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। सो हम लिखेंगे 2 into 1 plus 1, तो 2 into 1 क्या आता है? 2 आता है, और 2 plus 1 3, 3 into 2 6, so you will get 6 electron। so p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो d है, तो d के लिए l की वैल्यू क्या है? 2 है, राइट। सो पुट the value of L over here, so ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 into 2 10, so you will get 10 electron। so the capacity of D orbital or D subshell is a 10 electrons। कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं D में? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और F की अगर हम बात करें तो F के लिए L की वैल्यू क्या है? 3 है। so 2 into 2l plus 1, इससे क्या आ जाएगा? 3 to the 6, 6 plus 1 7, 7 multiplied by 2 14 electron। so there is the capacity of 14 electrons in the F subshell, ठीक है। so ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द azimuthal quantum number L से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू n-1 होगी। n जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। अगर n1 है यानी पहला शेल है तो l की वैल्यू 0 होगी, अगर n2 है l की वैल्यू 1 होगी, अगर n3 है l की वैल्यू 2 होगी, अगर n4 है तो l की वैल्यू 3 होगी। 0 जो है ये s सबशेल को डिनोट करता है, 1 जो है वो p सबशेल को डिनोट करता है, 2 जो है वो d सबशेल को, और 3 जो है वो f सबशेल को डिनोट करता है। ये हमें शेप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि आपके पास जो सबशेल है वो किस शेप में होंगे। सो एस सबशेल स्फेरिकल होगा, पी जो है वो डंबल होगा, डी जो है वो सासेज शेप होगा, ठीक है। इसी तरह जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कि इस सबशेल की कैपेसिटी क्या है, अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है। तो अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है, सबशेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू 2 into 12 plus 1 फार्मूला, राइट। अगर आपके पास पी है तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर आपके पास डी है तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर आपके पास F सबशेल है तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें आएंगे, राइट। इसके बाद हम जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। क्लियर है? ओके। Now, so the
टाइप ऑफ क्वांटम नंबर इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहा जाता है। सही है। इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से लेते हैं वो क्या है? वो ये है कि ये हमें इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। सही है। सो इट टेल्स अस अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? सही है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? स्मॉल m से हम इसको डिनोट करेंगे। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी हम इसको कहते हैं। और जो इंफॉर्मेशन बेसिक जो हमें ये प्रोवाइड करता है वो क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एज अ रिजल्ट ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ रीजन ऑफ स्पेस कॉल्ड ऑर्बिटल्स। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे ये हमें एक और चीज के बारे में बताता है व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑर्बिटल। सो यहां पे एक और कांसेप्ट हमारे पास आ गया ऑर्बिटल का फ्रॉम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। जो आपके पास फाइन लाइंस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पैदा हो रहे थे, जिसका हमने बताया कि बोर्स मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बिकॉज़ ऑफ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके पास आ रहे थे, क्योंकि शेल्स में सब शेल्स मौजूद थे और सब शेल्स में जब ट्रांजिशन होगी आपके पास फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होंगे। अब इन फाइन लाइंस को हमने पढ़ा जो आपके पास जीमन इफेक्ट था कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड से आप इसको गुजारे, आपके पास मजीद फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम नजर आएंगे। अब ये मजीद जो फाइन लाइंस आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल अगर आप लें, उसमें जो मजीद फाइन लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? तो दैट इज बिकॉज़ ऑफ द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबशेल। अब ये ऑर्बिटल बेसिकली है क्या? दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसकी ओरिएंटेशन क्या है विद इन एन एटम? ओरिएंटेशन हम कहते हैं द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। कि स्पेस में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किसी चीज की क्या है? अब इलेक्ट्रॉन की नो इलेक्ट्रॉन बजाते खुद क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है। सो चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, मूवमेंट इसकी जब होती है, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन दिस मैग्नेटिक field produced by the electron and with the external magnetic field in which this atom is placed। जहां पे आपने इस एटम को रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, उसका आपस में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? सो इसी इंटरेक्शन की बुनियाद पे हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मौजूद है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सो वी हैव फार्मूला 2l+1। 2l+1 के जरिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड करेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी 2l+1 से आपके पास जो वैल्यू होगी that will ranges from -l through 0 to +l या +l through 0 to -l। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, ये वाला इससे खुद ब खुद निकल आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पढ़ा कि क्वांटम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल, राइट? सो अगर आपके पास L 0 है तो L 0 जब होता है तो सबशेल कौन सा होता है? S होता है। सही है। सो मसलन अगर हम S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मालूम कर रहे हैं तो L 0 के बराबर होगा। उस केस में 2 * 0 + 1 क्या आता है? इससे 2 * 0 से क्या आता है? 0। 0 + 1 से क्या आता है? 1। इसका मतलब है कि we have only one orientation for S subshell।
तो s सबशेल जो है उसको आप s ऑर्बिटल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, बिकॉज़ दैट इज स्फेरिकल। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा कि s स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल जो चीज होती है उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप रख दें, ठीक है, तो किस तरह आएगा? तीनों जो आपके पास एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, एट द सेम टाइम सब पे एक तरह का आएगा, किसी एक एक्सिस पे नहीं आएगा, तो उसका सिर्फ एक किस्म का ओरिएंटेशन पॉसिबल है, बिकॉज़ दैट इज स्फेरिकल। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? यहां से सिर्फ एक वैल्यू आपने पुट करनी है, और वो क्या है? 0 है। सो m विल बी इक्वल टू 0, कोई प्लस माइनस वैल्यू नहीं होगी। अब अगर आपके पास p है, तो p के लिए l किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है, तो 2 into 1 plus 1 से क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब है कि we have 3 different orientation possible for p subshell। हर एक ओरिएंटेशन को हम ऑर्बिटल कहेंगे, सही है। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं, इसमें क्या होगा? m किस चीज के बराबर होगा? यहां से आपने 3 वैल्यूज लेनी है। 0 एक वैल्यू आपके पास आ गई, प्लस l, तो प्लस l क्या होगा? l की वैल्यू क्या है? 1 है, तो प्लस l, और माइनस l, माइनस 1। सो कितनी वैल्यूज हो गई? 3। फ्रॉम माइनस l थ्रू 0 टू प्लस l, माइनस 1, 0, प्लस 1। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ओके। अगर आपके पास d है, तो d के लिए l किस चीज के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। अब आपके पास 2 into 1, सॉरी 2 plus 1 क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब है कि कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है? 5। तो जो d सबशेल आपके पास है, इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसके 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं स्पेस में, ठीक है। तो ये m की वैल्यू क्या होगी? यहां से 5 वैल्यूज आपने पुट करनी है। 0 1 हो गया, प्लस 1 और माइनस 1 2 हो गए, टोटल 3, प्लस 2 माइनस 2, ये टोटल 5 वैल्यूज हो गए। सो फ्रॉम माइनस l थ्रू 0 टू प्लस l, ठीक है। इसी तरह अगर आप f के लिए करते हैं, सो फॉर f l किस चीज के बराबर है? 3 के बराबर है, तो 2 into 3 plus 1, 6 plus 1 7। इसका मतलब है कि f के लिए कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं? 7। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है? ये l 3 के बराबर है ना, तो आप -3 से शुरू करें। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। l 3 के बराबर है, आपने 3 से स्टार्ट कर लिया। l 2 के बराबर है, आपने 2 से स्टार्ट कर लिया। माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज दरमियान में आएंगी, ठीक है। l 0 के बराबर है, तो सिर्फ एक ही 0 को आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट व्हाट? अबाउट द ओरिएंटेशन, ठीक है, कि एक सबशेल जो है वो कितने ओरिएंटेशंस उसके पॉसिबल हैं, और ओरिएंटेशन को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। एक ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। It also tells us about the capacity of an orbital, that there will be only 2 electrons per orientation, पर ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल चाहे वो s का हो, चाहे वो p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सिर्फ 2, ठीक है। तो यहां पे आपके पास देखिए ना, s है, तो एजीमुथल में हमने पढ़ा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहां 0 में मौजूद हैं, ठीक है। अब p में हमने पढ़ा कि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने हैं? 3 ऑर्बिटल है। एक फॉर एग्जांपल px है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक py है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक pz है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 2 कितने हो गए? 6 हो गए। इस तरह d में हमने पढ़ा कि 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो देखें 2 यहां पे, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। dxy, dyz, dzx, dx2y2, dz2, ये 5 डिफरेंट d ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह f में आप देखें, हमने एजीमुथल में पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 14 आएंगे। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 है। तो हर एक में 2 अगर आप पुट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सो एक ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे। इसके बाद हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है। सो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s से, स्मॉल s से डिनोट करते हैं, इट टेल्स यू अबाउट व्हाट?
about the spinning movement of the electron. अब जो इलेक्ट्रॉन है within the orbital ये spin करता है about its own axis. अब ये spin या तो इसका clockwise होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो इसको हम प्लस हाफ कंसीडर करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसको हम माइनस हाफ कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए होगा, माइनस हाफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम कंसीडर करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्टली किस चीज से असेस किया गया है? From the spinning movement of the electron, right? So this was all about the quantum numbers. ठीक है, इसका एप्लीकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स को हम किस तरह अप्लाई करेंगे। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें।